मनोज जी, आज आज चुनावी प्रचार में देखा गया, एक तरफ तृणमूल द्वारा पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान जी यहाँ पे चुनावी प्रचार कर रहे थे, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी जी प्रचार कर रहे थे। कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, शुभेंदु अधिकारी जो है वे जननेता है, उनके पीछे जनता है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है और जमीन से जुड़े हुए नेता है और बहुत दिन से राजनीति है और राजनीति उनका पेशा है और जनता का सेवा करना उनका पेशा है और वे जमीन से जुड़े हुए नेता है। मैंने उनसे एक साथ 2021 से लेकर के 24 साल तक उनका नेतृत्व में काम किया। तो वो कैसे है मुझे भली भांति मालूम है। जमीन से जुड़े हुए जनता के लिए सोचते हैं, बंगाल के लिए सोचते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ यूसुफ पठान का सवाल है, हम उन्हें सम्मान करते हैं, देश के लिए सेवा किया, देश के लिए खेला है, तो एक क्रिकेटर होने के नाते हम उसे देश के लिए जो योगदान किया है उसके लिए हम ये सम्मान करते हैं। लेकिन जनता के लिए क्या किए हैं, जनता से उनका कितना लगाव है। और जब टीएमसी ने यूसुफ पठान को यहाँ पर प्रचार के लाया है, एक क्रिकेटर है और वो एक सांसद भी है, तो जब 2014 में जलपाईगुड़ी टूट करके अलीपुरद्वार जिला बना, लेकिन अभी तक अलीपुरद्वार जिले में कोई ओपन स्टेडियम नहीं है, खेल कूद के लिए किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम लोग देखे हैं कि जयगांव में जो है वहाँ पर एक स्टेडियम बना है, तो वहाँ पर तो खेल कूद का केवल बनाना है, बनाने लोगों से वोट लेने के लिए बनाना, लेकिन उसका उपयोग कहाँ तक होता है? वहाँ तो साल में 6 महीना मेला ही लगता है, तो वहाँ पर खेल कूद का संरक्षण का है। तो इसलिए हम यह चाहते हैं कि जब ये क्रिकेटर को लेकर के आए हैं तो खेलकूद का व्यवस्था भी यहाँ पर होना चाहिए। केवल दिखाएंगे, वोट की कलेक्शन करने के लिए आएंगे, ले जाएंगे, ऐसा नहीं। खेलकूद का सही मायने में उसका होना चाहिए। अब उत्तर बंगाल में खेलकूद के लिए किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। केवल एक कंचनजंगा स्टेडियम वो वामफ्रंट समय से टाउन के भीतर में बना, जिसका कोई सही उपयोग नहीं है। हमारे उत्तर बंगाल में एक अच्छा स्टेडियम हो और हम चाहते हैं कि अच्छे खिलाड़ी निकले, तभी उनका लाभ हो सकता है। मनोज जी के ऊपर मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा ये एक विषय में। यूसुफ पठान जी आज मादरीहाट चुनाव प्रचार पे आए। यहाँ कोई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नहीं है और यहाँ कोई क्रिकेट का सेमीफाइनल फाइनल नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे उनको चुनाव प्रचार पे किसी को लाना था जो चाय बागान के श्रमिकों को जानता है, जो चाय बागान के श्रमिकों के दर्द को समझता है, आज जो डुवर्स रीजन में जो चाय बागान बंद है उसकी पीड़ा को जो समझता है, ऐसा नेता आता तो शायद मैं स्वागत करता। लेकिन एक क्रिकेटर को यहाँ आकर के श्रमिकों को 15 साल से चौके छक्के आप मार रहे हो और यहाँ और चौके छक्के टीएमसी का हमको नहीं खाने हैं। हमको यहाँ पे जो चाय श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करे, उनकी तकलीफ को समझे, ऐसे नेता की जरूरत है। इसीलिए हमने एक आदिवासी युवा को जो है टिकट दिया है। इसीलिए हमारे सांसद आदिवासी समाज चाय बागान से आते हैं, जो चाय बागान की श्रमिक की पीड़ा को समझते हैं और ये हमने करके दिखाया है। हमने संविधान के अंतर्गत जो है पार्लियामेंट में बिल ला करके पारित किया, 350 रुपए मिनिमम वेज हाजिरा किया है, लेकिन ममता दीदी दुर्भाग्य से वो कानून लागू नहीं करती है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये मादरीहाट के चाय श्रमिकों के ऊपर में ये एक तमाचा मारने का काम टीएमसी ने किया है और टीएमसी को शर्म है। तो मैं अब भी उनको कहना चाहता हूं, आप ऐसे नेता लाइए, चाहे भाड़े में लाते हैं या जो है लीज पे लाते हैं हमें नहीं पता, लेकिन ऐसे नेता लाइए जो चाय बागान के श्रमिकों को हितों की बात करे। यहाँ हमको जनता को चौका छक्का नहीं मारना है। 14 साल में ऑलरेडी बहुत चौके और छक्के लगा करके हमको बाउंड्री के पार मारने का जो है आपने पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है। हम बाउंड्री के पार बांग्लादेश नहीं जाना चाहते, हम भारत माँ की संतान है और इसी बाउंड्री में रहना चाहते हैं। ये मैं आपके माध्यम से टीएमसी को बता देना चाहता हूँ। राजू जी, आज शुभेंदु जी का संबोधन में वो कह रहे थे कि पुलिस के बारे में बता रहे थे यहाँ पे, जैसे वोट के लेकर, इस विषय में क्या? शुभेंदु ने तो बहुत प्रेम वाले शब्द में कहा। मैं आपको बताता हूँ, पश्चिम बंगाल पुलिस नहीं है, टीएमसी की पुलिस है। हर राज्य में राज्य सरकार की पुलिस होती है, यहाँ पे जो है एक पार्टी संगठन की पुलिस है पश्चिम बंगाल में। और जो टीएमसी का कैडर और नेता जो टीएमसी के लिए प्रचार और काम करता है,
उससे दुगना काम जो है टीएमसी के लिए पुलिस वाले करते हैं। दुर्भाग्य है इस राज्य का, पुलिस हम पूरा सम्मान करते हैं, प्रशासन पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन वो सम्मान तब तक रहेगा जब तक आप आईन के अधीन कानून के हिसाब से काम करोगे। जिस दिन आप कानून के खिलाफ जाकर के जनता के खिलाफ काम करोगे, टीएमसी के कैडर बन के काम करोगे, फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर उन्होंने स्पष्ट कहा है 2026 एक साल बाद आएगा, चुन चुन के जिस पुलिस के अफसर ने जो बदमाशी किया होगा या किसी आम नागरिक को, जनता को तंग करेगा, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, ये बात भी तय है। बैरिकेड किया, इसके लिए क्या बीजेपी का प्रचार करने में कुछ डिस्टर्ब हुआ? देखिए, दुर्भाग्य है क्योंकि धारा 144 तो लागू है नहीं, और नया जो है सीआरपीसी आईपीसी का कोड तो लागू नहीं हुआ है। तो चाहिए ये कि जो है उस चीज को बगैर बैरिकेडिंग के भी समझाया, रोका जा सकता था। लेकिन ये पुलिस वालों ने एक बार फिर ये दिखाया कि कानून के ऊपर जाकर के पुलिस वाला अपना पुलिस राज जो है, पुलिस तंत्र जो है, कैसे पश्चिम बंगाल में काम करता है, वो दिखाया। मैं उस चीज को बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो पुलिस वाले भी ये कह रहे थे कि दोनों आपस में क्लैश नहीं हो, इसीलिए उन्होंने अलग अलग करने की कोशिश की। लेकिन बैरिकेडिंग करके, रस्सी से बांध करके जनता को रोकना, मुझे लगता है वो गलत है, वो अन्याय है। पुलिस को मालूम था कि शुभेंदु अधिकारी आने वाला है, क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है, ऐसे कुछ आपका सोच है? देखो, शुभेंदु का आने का प्रोग्राम तो 10 दिन पहले से था, लेकिन कोई एक क्रिकेटर को ले आए, अब वो कहाँ आएगा कहाँ जाएगा हमको तो पता नहीं था। तो इसलिए मैं, ऐसा है ना, ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता हमारे लिए। ठीक है, जनता ने हमारा पूरा साथ दिया, रोड शो के अंदर में हजारों की भीड़ हमारे साथ रही, और बहुत लेट हो गया, उसके बावजूद भी पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था, और शुभेंदु दा को सुनने के लिए पूरी जनता वहां पे बैठी रही। मनोजा, जितने भी चाय बागान क्षेत्र में आपका प्रचार कार्यक्रम चला है, आज तक का रिजल्ट क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, चाय बागान क्षेत्र में जो 102 बूथ है, विगत दिनों में हम सभी बूथों पर 90 से ज़्यादा बूथों पर हम लोगों ने लीड किया था। इस बार भी हम लोगों का लीड रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से चाय बागान में नरेंद्र मोदी जी ने राशन से लेकर के फ्री में गैस से लेकर के पानी की व्यवस्था से लेकर के उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस, तो जनता जानती है कि यदि नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो हम भूखे रहते। उन्हें 35 किलो फ्री में राशन, बिना मूल्य राशन मिल रहा था। निश्चित रूप से विगत दिनों में चाय बागान के श्रमिकों ने जिस प्रकार से मोदी जी को आशीर्वाद दिया है, उनका हाथ मजबूत किया। इस बार भी, इस बाई इलेक्शन में भी मोदी जी का हाथ मजबूत किया। राजू जी, आपने कहा जैसे कि शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी के ऊपर में कार्रवाई हो गई, तो क्या ये चुनाव में हिंदुओं को प्रभावित करने के लिए खाली भाई एक बात बताओ, या इसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा? जिम्मेदार भारतीय मीडिया के भाई लोग हो, आपका जो प्रश्न ऐसा लग रहा है कि हम बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या के ऊपर भारत का कानून काम नहीं करना चाहिए। भारत सरकार का ये काम नहीं है कि हम अपने बॉर्डर को सील करें। हमने कोई धर्मशाला खोल रखा है क्या इधर? कोई भी रोहिंग्या चला आएगा, कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठी चला आएगा, कोई भी आके चाय बागान में बैठ जाएगा, हमारी माताओं पिताओं बहनों के साथ बलात्कार करेगा, हमारे युवाओं को पलायन करने को मजबूर करेगा। ये कोई हमने आश्रम खोल रखा है इधर? जो भी भारत के बॉर्डर में इलीगल एंट्री करेगा, डंडे मार मार के बाहर भेजेंगे। जो भी रोहिंग्यास भारत के सीमाओं को पार करेगा, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन चुन चुन के हम बाहर जो है बांग्लादेश और उनको बर्मा तक पहुंचा के आएंगे। हमारा स्पष्ट कहना है, और हमने कहा है ये भारत सनातनियों का भारत है, और भारत सनातनी इसलिए है क्योंकि सनातन धर्म सभी धर्म को मानता है। जो भारतीय हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्ध हो, कोई भी माइनॉरिटी हो, उसकी पूरी रक्षा सुरक्षा ये हमारा भारत सरकार का दायित्व है। लेकिन कोई भी रोहिंग्यास और घुसपैठी चला आता है, उसको डंडे मार के भगाने का काम भी हमारा है। राजू जी, ये तो संबोधित के क्रम में हम लोगों ने बार बार सुने हैं, क्योंकि ऐसे चुनाव में तो आके नेता बोल के चले जाते, परंतु वास्तविक में ग्राउंड में ये कार्य होता भाई आपने आसाम में नहीं देखा? आसाम में हमने बाहर कर दिया ना, अभी भी 350 लोगों को बांग्लादेश जो है डिपोर्ट कर दिया। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ तो 100 की संख्या में नहीं है, या तो लाखों की संख्या में जो है ममता दीदी ने रोहिंग्यास को ला करके बैठा करके वोट बैंक बनाया है। आप बताइए, ममता दीदी जीतती उसी वोट बैंक के कारण है, लेकिन उस वोट बैंक के चक्कर में पश्चिम बंगाल का भट्ठा बिठा दिया।
वोट बैंक के चक्कर में पश्चिम बंगाल के माध्यम से जो है देश भर में जो है घुसपैठी घुस रहे हैं, देश को नुकसान हो रहा है। इसीलिए जिम्मेदार पार्टी होने के नाते हमारा एक एक कार्यकर्ता का दायित्व है। हमारे लिए देश और राष्ट्र सर्वोपरि है। ममता बनर्जी के लिए भ्रष्टाचार और वोट जीतना सर्वोपरि है। ये टीएमसी की आइडियोलॉजी है, हमारी आइडियोलॉजी है देश सर्वोपरि। बटोगे तो कटोगे, ये नारा भी लगता हुआ बटना ही नहीं है। इसका अर्थ क्या है? भाई इसका अर्थ बताता हूं। देखो गोरखाओं का एग्जाम्पल लो, हमारे पास 16 बोर्ड बना दिए ममता बनर्जी ने। तामांग बोर्ड, गुरुंग बोर्ड, राय बोर्ड, ये क्या था? बांटने के लिए था। उन्होंने कोशिश किया मैं कालिंपोंग को अलग जिला बनाऊं, दार्जिलिंग को अलग जिला बनाऊं, बांटूं। फिर उन्होंने 16 बोर्ड बनाए। मैं आपसे पूछता हूं, इतना प्रेम हमसे है ममता बनर्जी को? भैया बनर्जी बोर्ड क्यों नहीं बनाया? चटर्जियों का बोर्ड क्यों नहीं बनाया? फिर सबकी बनाती। हमसे विशेष इसलिए है, किस लिए? इसलिए क्योंकि वोट बैंक के अंतर्गत जो है गोरखाओं को बांटना था उनको। तो इसीलिए हम कह रहे हैं गोरखा अलग अलग कास्ट में न बटे, समस्त भारतीय अलग अलग समाज के नाम से न बटे। हम भारतीय हैं, हम एक हैं, हम बटेंगे नहीं, डट के सामना करेंगे। जो बांटो राज करे की राजनीति करते हैं उनका 2026 में अंत करेंगे। বলছিলাম তৃণমূল প্রচারে একটা বিষয় উল্লেখ করছে যে 8.5 বছরে বিজেপি কোনো কাজ করেনি, আমাদের 1.5 বছর সময় দিন আমরা উন্নয়ন করবো। কি জবাব দেবেন? যে সরকার 14 বছরে কোনো কাজ করতে পারেনি, সে সরকার 14 মাসে কি কাজ করবে? হয়তো ওনারা জানেন যে একজন সাংসদ, একজন বিধায়ক কি করতে পারে। একজন বিধায়ক 70 লাখ টাকা পায়, 12টা 14টা 18টা গ্রাম পঞ্চায়েত থাকে। তো 70 লাখ টাকা যতটুকু করণীয় আছে সেটা ডিএম এর কাছ থেকে ওনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। ডিএম তো ওনাদেরই আছে, ঠিক আছে। আর একজন সাংসদ এবং বিধায়ক পুরো রাজ্যের উন্নয়ন করতে পারে না। উন্নয়ন করার কাজ হচ্ছে রাজ্য সরকার, যে সরকার থাকে তার। আমি বলি, আমি তো একজন বিধায়ক, আমি 70 লাখ টাকা পাই। প্রধান ওদের আছে, 12টা প্রধান ওদের আছে, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি 2টো আছে, বানারহাট আর মাদারিহাট। জেলা পরিষদ ওদের আছে। একটা গ্রাম পঞ্চায়েতে একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে 1.5 থেকে 2 কোটি টাকা আছে। তাহলে 5 বছরে কত হলো? যদি 1 কোটি টাকা আসে তাহলে 5 কোটি হলো। 12টা গ্রাম পঞ্চায়েতে 60 কোটি টাকা হলো। আর আমরা 1 বছরে 70 লাখ টাকা পাই, তাহলে 5 বছরে কত হলো? 3.5 কোটি টাকা হলো। আর কোথায় 60 কোটি টাকা, কোথায় 3.5 কোটি টাকা? কে বেশি ডেভেলপমেন্ট করবে? ডেভেলপমেন্ট করার কাজ তাদের। আমরা সাংসদ বিধায়ক হিসাবে এলাকাতে যে সমস্যা থাকবে সেগুলোকে বিধানসভা কিংবা লোকসভাতে তোলা, সেই সমস্যাগুলোকে আমরা সরকারের দৃষ্টিতে নিয়ে আসবো, দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। সেই সমস্যার সমাধান করার দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের। সেই দায়িত্বটা রাজ্য সরকার পালন করেন এবং আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে। टीएमसी को पूछना चाहिए। आज एक विधायक के पीछे पूरी टीएमसी पड़ी हुई है, 2 बार में क्या कर लिया। मैं आपसे पूछता हूं, 15 साल आपकी सरकार रही कि आपने क्या उखाड़ लिया? आरओबी मनोज टिग्गा जी बना रहे हैं। डोलोमाइट स्लाइडिंग उनके लीडरशिप में हो रहा है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज अस्पताल उनके लीडरशिप में होगा। हर घर जल का पैसा हमारे मनोज जी और जोन बारला जी के नेतृत्व में आया। मैं टीएमसी के नेताओं से पूछता हूं, तुम कोई एक स्कीम बता दो जो मादरीहाट की जनता के लिए तुम लेके आए हो। राशन मोदी का, सड़क मोदी का, आवास योजना मोदी का, ग्राम सड़क योजना मोदी का। यहां से सिलीगुड़ी जाने, दार्जिलिंग जाने में 8 घंटा लगता है, आज आप 2 से 2.5 घंटे में पहुंच जाते हो। वो मोदी की देन है। तुम बताओ ना ममता की देन। ऐसा है, मैं आपको खुला चैलेंज और ऑफर करता हूं। टीएमसी के 10 बड़े सांसद, नेता, विधायक एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ। आओ कल 5 बजे से लेके 6 बजे तक पब्लिक प्लेस पे आप जो है डिबेट करो। राजू जी, आपने बंगाल, नॉर्थ बंगाल साइड, दम है तो आओ, मैं ये खुला ऑफर दे रहा हूँ। राजू जी, आपने नॉर्थ बंगाल में जो बजट आता है कि राज्य सरकार जो बजट पारित करती है उसमें भी घोटाला का आरोप कल लगातार सुना गया था। घोटाला, देखो घोटाला तो हर पैसे में घोटाला है। मैं आपने 2 अलग तरीके समझा। नॉर्थ बंगाल का बजट है 850 करोड़ रुपया, 450 करोड़ रुपए खर्च होता है, 400 करोड़ लैप्स होता है। लैप्स और घोटाला 2 अलग चीजें। ये खर्च कर नहीं पाते क्योंकि पैसा नहीं होता, ये करने के लिए कहते ही नहीं, तो बेसिकली बजट लैप्स होता है। और जो भी 400 साढ़े 400 करोड़ भी खर्च होता है उसमें घोटाला होता है। कल मैंने दिखाया था सब मीडिया को कैसे जो है हर घर जल में लोहे की जगह प्लास्टिक का पाइप लगा हुआ है, पानी नहीं है, वो सारा पानी का पैसा टीएमसी खा गए। देखो अगर आप ये कहोगे पब्लिक को कि टीएमसी वाले भ्रष्टाचारी नहीं है तो पब्लिक हंसेगी। पब्लिक ये मान के चलती है भ्रष्टाचारी है।
उनको ये सम्मान जो है टीएमसी को नेताओं को मिला हुआ है और ये टीएमसी के भी नेता जानते हैं, इसलिए बाकी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। 14 साल मनोज जी ने कुछ नहीं किया, कितना 9 साल 8 साल 8.5 साल 15 महीना हमको तो भाई तुमको क्यों दे दे? या आपके बाप का माल है क्या? क्या हमको अधिकार नहीं है क्या जनता से वोट मांगने का? कोई हम इधर को क्या चेयर घुमा घुमा के क्या बोलते हैं, म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं क्या? उसको दिया फिर मुझको दो। ये जनता तय करेगी कि मादरी हाट का विधायक कौन होगा, और जनता के मन में केवल मोदी और मोदी है। राजू जी, तृणमूल के प्रचार प्रसार में जगह जगह 100 दिन का रोजगार का पैसा का चर्चा किया जाता है, एक टॉपिक रहता है। वो लोग कहते हैं कि भाजपा सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा बंद कर दिया, वहीं कहते हैं कि हम लोग उसका पैसा हम लोग दे रहे हैं। 100 दिन का रोजगार का पेमेंट तृणमूल के अच्छी बात, गवर्नमेंट द्वारा किया अच्छी जा रहा है। बात, इस विषय में क्या कहें? अच्छी बात। मैं आपको आज बता रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, डेट और ये मीडिया का साथी का नाम नंबर नोट करके रखना। कल ये पैसा जब चालू होगा 2 महीने बाद, उस दिन तृणमूल नेताओं से बाइट लेना कि केंद्र सरकार का धन्यवाद, इन्होंने पैसा चालू कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं पैसा रोका क्यों गया। केंद्र सरकार ने, एक तो मैं आपको बताता हूं, तो मनमोहन सिंह जब 10 साल सरकार में थे, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को 2 लाख करोड़ रुपए दिया था पश्चिम बंगाल को। कितना? 2 लाख करोड़। मोदी जी जब 10 साल रहे, उन्होंने 10 लाख करोड़ दिया, यानी 5 गुना ज्यादा पैसा दिया। उसी में आवास योजना का पैसा भी था। जब आवास योजना का पैसा स्टेट को दिया, स्टेट को कहा गया कि भैया आपको हमने 50,000 करोड़ रुपए दिए, इसका आप हिसाब दो। क्योंकि जब माँ आपको सब्जी लेने के लिए बेचती है 100 रुपए दे करके, घर जाकर के माँ को आप 20 रुपए वापस करते हो ना, 80 का सब्जी लिया 20 रुपए वापस लो, हिसाब किताब तो दोगे या 100 के 100 खर्च किए बोल के? तो केंद्र सरकार के यहाँ एक ऑडिट बैठती है जो भाजपा नहीं कराती, उसको CAG ऑडिट बोलते हैं। अलग अलग एजेंसियां ऑडिट करती है। जब एजेंसी ने ऑडिट किया तो पाया गया उसके अंदर में इरेगुलरिटी बहुत ज्यादा थी। जिनको आवास योजना नहीं मिलना था उनको मिल रहा था, जिनको 100 डेज नहीं बनना था 100 डेज के कार्ड उनके बन रहे थे। सो इसी तरह आवास योजना का 50,000 करोड़ और कई हजार, करीब 80-85 हजार करोड़ रुपए 100 डेज का, ये मिसयूज हुआ। और मिसयूज कैसे हुआ, मैं हैरान था। पश्चिम बंगाल की आबादी है 10 करोड़ और यहाँ कार्ड बन गए 3 करोड़, जबकि एक परिवार से एक मिलता है। 3 करोड़ तो घर नहीं है, परिवार नहीं है। तो बांग्लादेश के राशन कार्ड बने, बांग्लादेश के 100 डेज के कार्ड बने। इसीलिए जब केंद्र सरकार CAG में ऑडिट हुआ तो उनको ये पता चला इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। फॉरेनर लोगों के जो है जॉब कार्ड बने हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल को कहा इसको ठीक करके भेजो। अब बेचारे हुए 1.5 साल से लगे हुए ठीक करने में, मुझे लगता है 2 महीने में चालू होगा। लेकिन जिस दिन चालू होगा, हिम्मत करके TMC को बोलना पड़ेगा कि ये केंद्र सरकार का पैसा है। आज बोलो हर घर जल केंद्र सरकार का पैसा है, आवास योजना केंद्र सरकार का पैसा है, प्रधानमंत्री गरीब सड़क योजना केंद्र का पैसा है, RIDF केंद्र का पैसा है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड केंद्र का पैसा है। ये हिम्मत भी तो करनी पड़ेगी। आप सिर्फ जो है अपने घरों में प्रचार करोगे उससे नहीं होगा। हम वो हिम्मत रखते हैं, सीना तान के जनता के बीच जाते हैं, जनता की बात सुनते हैं और जनता को अपनी बात बोल करके हम वोट मांगते हैं। राहुल जी, अंतिम चरण अब चुनावी अभियान का है, कितने कॉन्फिडेंट है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज से नहीं 15-20 दिन से आप लोग भी कवर कर रहे हैं। हर जगह जैसे हम लोग बगान में जा रहे हैं, बस्ती में जा रहे हैं या टाउन में जा रहे हैं, वहाँ यहाँ का जो जनता है ये जानती है कि TMC का दुर्नीति और भ्रष्टाचार और जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, इसको बहुत अच्छे तरीके से जानती है। और चाय बागान की परिस्थिति TMC आने के बाद दिन पर दिन खराब होती गई है, तो इसके ऊपर ही वोटिंग होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हर बार जिस तरह इलेक्शन आता है 14, 16, 19, 21 और 24 में भारतीय जनता पार्टी को मादरी हाट की जो जनता है वो दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया है, इस बार भी दोनों हाथ से आशीर्वाद देंगे। और मैं 100% श्योर हूँ ये बाई इलेक्शन हम लोग जीत रहे हैं। और राजू दा, मनोज दा के नेतृत्व में हम लोग ये विधानसभा को हम लोग जो समस्या है उसको सॉल्व जरूर करेंगे। मनोज दा, मेरा एक अंतिम सवाल है, सवाल अच्छा ही है। मतलब जिस प्रकार से आप लोग का प्रचार चल रहा है, तो आदिवासी गोरखा यहाँ के मूल निवासी हैं, बगान में खट के खाते हैं, तो ये दोनों का काफ़ी ये चला था, मतलब वोट बंटवारा होने का। तो आप लोग का झोला में
इस बार कैसा आशा करके बैठे हैं, किस प्रकार का वोट मिलेगा आप लोगों को खास करके? देखिए, आदिवासी गोरखा साथ साथ हिंदी भाषी, बांग्ला भाषी सभी हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, उसमें उनका विशेष योगदान है। निश्चित रूप से विगत दिनों में जिस प्रकार से आदिवासी गोरखा हमें आशीर्वाद दे, निश्चित रूप से आशीर्वाद देंगे, क्योंकि सरकार ने उनके लिए भी किया भी है। आज एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, विगत दिनों में कोई भी पार्टी ने ऐसा मौका नहीं दिया है। मुझे सांसद बनाया, राजूदा को सांसद बनाया, ऐसे बहुत उदाहरण है जो हमारे समाज के लिए पार्टी ने किया, सभी समाज के लिए किया, हमारे समाज के लिए भी किया है। तो निश्चित रूप से वो लोग जानते हैं कि ट्राइबल को जिस प्रकार से सम्मान देती है भारतीय जनता पार्टी। आप लोगों ने देखा कि जब बीते साल मुख्यमंत्री यहाँ पर आई थी सुभाषिनी में, तो वो आदिवासी बहनों के साथ में नाच रहे, तो ग्लव्स लगा करके नाच रही थी। और उसके बाद जब बालूरघाट में हमारी 4 आदिवासी महिलाएं टीएमसी छोड़कर बीजेपी में घुसे, तो उनका किस प्रकार से दांडी कटाया गया। तो जहां एक तरफ टीएमसी आदिवासी महिलाओं को, आदिवासियों को, गोरखाओं को, अब किस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि गोरखाओं के ऊपर में गोली चलाया था, वो आज भी गोरखा भूले नहीं है। लेकिन इस प्रकार का घटना भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। लेकिन हम लोगों ने देखा कि टीएमसी पार्टी ने गोरखाओं के ऊपर गोली चलाकर 13 या 17 ऐसे लोगों को गोली से भुना है कि नहीं। तो निश्चित रूप से वो क्षण हमारे गोरखा समाज को याद है, और जिस प्रकार से हमारे आदिवासियों के ऊपर में आता है वो भी हमें याद है। निश्चित रूप से जो चाय बगान का वोट है, आदिवासी और गोरखा का वोट है, साथ ही अन्य संप्रदाय का हिंदी भाषी, बांग्ला भाषी का वोट है, वो भी हमें मिलेगा। और निश्चित रूप से मादारीहाट विधानसभा का जो उपनिर्वाचन है, इसको हम एक बड़े अंतर से जीतेंगे। धन्यवाद।